हेलो फ्रेंड्स। तो हम सीख रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। और आज इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 बिल्कुल डिटेल्ड में सॉल्व किया। आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व नहीं करेंगे। आज हम उन तीन मेथड को सीखेंगे जिससे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व किया जाता है एल्जेब्रिकली। ठीक है, दो इक्वेशंस आपको दी जाएंगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो जर्नल फॉर्म होता है इनको लिखने का, वो क्या होता है? तो जर्नल फॉर्म होता है यहाँ पर इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू, x और y की पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई। और x और y दो ही वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो इक्वेशन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसीलिए चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमें यहाँ पर दी गई हैं और इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी हम सीख चुके हैं। और एल्जेब्रिकली जो है रिप्रेजेंट है ही। अब इनको सॉल्व करते हैं। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा और y का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है उसके कुछ स्पेसिफिक मेथड है। ठीक है, मेथड क्या है? दो तीन तरीके हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का। जैसे पहला मेथड आप सीखोगे इनको सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला मेथड आप सीखोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है। ऐसे ही दूसरा मेथड आप सीखोगे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मेथड जो यहां पर आप सीखोगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन मेथड होते हैं क्लास 10th के लेवल पे, और ये तीनों मेथड हमें आने चाहिए इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ये तीनों मेथड से जो है, इन तीनों मेथड से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये तीनों के तीनों जो मेथड हैं वो आपके सिलेबस में हैं। ऐसा नहीं है कि एक मेथड सीख लेंगे तो काम चल जाएगा, ना ना, एक मेथड सीखने से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। तीन के तीनों मेथड आपको सीखने पड़ेंगे। यानी x और y वैल्यू, देखिए जब आपको ये इक्वेशंस दी जाएगी सवाल में, तो आप कोई भी मेथड जो आपको, अब जब आप इन मेथड को सीखेंगे तो एक मेथड ऐसा होगा जो बिल्कुल सरल होगा, उसको आप तुरंत निकाल के लगा के x और y की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सवाल में कहा नहीं गया है तब, यानी सवाल में क्वेश्चंस में ये नहीं पूछा गया है आपसे कि कौन सा मेथड लगाना है, लेकिन 10th के लेवल पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें डायरेक्ट मेंशन कर देते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिए अगर आप, वहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट बोल देता है सवाल देने के बाद कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं या एलिमिनेशन मेथड लगाएं, वहाँ पर अपनी मर्जी नहीं चलती है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आ गए और दो इक्वेशंस इस तरह से दे दी गई, तो वहाँ पर आप कोई भी मेथड लगाएं, वहाँ पर आप कोई भी मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पर आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। तो बिल्कुल डिटेल्ड में हम तीनों मेथड को बिल्कुल सीखते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन तीनों मेथड को बिल्कुल डिटेल्ड में हम एक एक करके यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो कोई भी मेथड में अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन सारी पक्का दूर होगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं इस मेथड को, तीनों मेथड को। अच्छा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया गया है। इन मेथड से क्या होगा, x और y की वैल्यू निकलेगी। इस मेथड से x और y की जो वैल्यू निकलेगी वही वैल्यू इस मेथड से भी निकलेगी, वही वैल्यू इस मेथड से भी निकलेगी। कोई भी चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ दूसरी वैल्यू, एलिमिनेशन मेथड से कोई दूसरी वैल्यू, नहीं, एक ही मेथड, एक ही वैल्यू निकलेगी। इसीलिए पूरे इंटायर तीनों मेथड सीखने के दौरान हमने किया क्या है, हमने
एक ही इक्वेशंस, एक ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया है। अभी यहाँ पर तो हमने वैल्यू इसकी नहीं दी है, लेकिन एक ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लेंगे और इन उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम तीनों मेथड को सीख लेंगे, ठीक है। वैल्यू हर कंडीशंस में एक ही आएगी। तो हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखने। तो हेडिंग डालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारी हेडिंग होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो पहला मेथड हम यहाँ सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखिए जैसा कि यहाँ पर जो लिखा गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए इसके नाम से ही जानने की कोशिश करो। पहले एक बात यहाँ पर अच्छे से ये समझ लेना जरूरी है कि जो इसका नाम लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, तो नाम से कुछ समझने का प्रयास करो। जैसे इलिमिनेशन, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा, इलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कुछ क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये नाम ही ऐसे रखे गए हैं ताकि आप अर्थ ऐसे ही जान सके। तो हम यहाँ सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मतलब मेथड, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हम नंबर उसमें लेते हैं, ठीक है। जो रियल में इक्वेशन है उनको लेते हैं, यहाँ पर इनको ABC में नहीं लेते हैं, रियल में जो इक्वेशन उनको लेते हैं और सॉल्व करके सीखने की कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से हम XY की वैल्यू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से निकालते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सीखने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने इन दोनों इक्वेशंस को लिया है। x + y - 3 = 0 इक्वेशन नंबर 1 है। 3x - 2y - 4 = 0 इक्वेशन नंबर 2 है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्योंकि xy की पावर 1 है और दो वेरिएबल हैं, तो ये हमें दो इक्वेशन है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके यहाँ पर इन इक्वेशन को सॉल्व करके XY का वैल्यू लाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहली बात सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एक इक्वेशन, चाहे आप पहली ले लें चाहे दूसरी ले लें, उसमें से एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू लिख लें। क्या, जैसे मान लो कि हम यहाँ इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लिखते हैं, डिटेल में लिखते हैं, डिटेल में पूरा करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को पहले लिखते हैं x + y - 3 = 0। अब ये इक्वेशन है x + y - 3 = 0। इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू लिख लो, चाहे आप यहाँ x लिख लो चाहे आप यहाँ y लिख लो, कोई भी लिख सकते हो। अगर हम x लिखना चाहें एक तरफ तो x हम ऐसे लिख सकते हैं x = 3 - y। आप इस बात को समझें, आप यहाँ x = 3 - y लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू लिखना चाहो तो 3 जाएगा, माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, y प्लस का है तो उधर माइनस का हो गया जाके, ठीक। तो x = कितना आ गया, x = 3 - y आ गया। अगर कोई कह दे हम y का लिखना चाहते हैं तो ठीक है, आप y के लिख लो, आप ऐसे y का लिख लेते। तो y का वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हो तो y = कितना हो जाएगा, y = हो जाएगा 3 - x। भाई 3 उधर जाएगा फिर x उधर जाएगा, तो y यहाँ से ऐसे y भी निकाल सकते हो, x भी निकाल सकते हो, जो मन करे वो निकाल लो, उसमें से कोई मतलब नहीं, ठीक है। दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशंस को लिखो जो सिंपल हो, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। ये पहला स्टेप हमारा होगा कि दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन जो सिंपल वाली है उसको लिखो और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को अलग कर लो, दूसरा जो वेरिएबल बच गया उसके फॉर्म में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया। अब हम x = 3 - y लिख सकते थे, y = 3 - x, दोनों पॉसिबिलिटीज लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर y = 3 - x नहीं लिखेंगे। अच्छा, नहीं लिखेंगे, ठीक, y = 3 - x नहीं लिखेंगे, लेकिन y = 3 - x अगर हम इसे ले लें तो क्या चेंज आएगा, इसलिए हमने इसको लिखा हुआ है कि क्या चेंज आएगा, अभी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लेते हैं वैल्यू x = 3 - y, ये हमने लिए नहीं है, सवाल यही किया है, ठीक है। x = 3 - y, इस इक्वेशन से हमने ये वैल्यू निकाली। ये जो x की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रख देनी है, इक्वेशन नंबर 2 में आपको रख देनी है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाल ली 3 माइनस वाई आई। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल ली 3 माइनस वाई आई, और x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? 3x माइनस 2y माइनस 4। ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया, तभी तो इसका नाम पड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। x की वैल्यू को यहाँ पर जो निकल के आई है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 3x की जगह रख सकते हैं कितना? 3 माइनस वाई, ये रख सकते हैं x की जगह। तो 3 माइनस वाई माइनस 2i माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9 और 3y माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 3y और 2y कितना हो गया? तो 3 2 5y हो गया, और 9 में से 4 गए। भाई 9 यहाँ प्लस का है और 4 यहाँ माइनस का है, तो 9 में से 4 गए, 5 बचा। ठीक है, 5 9 माइनस 4 5 और 5y, तो माइनस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 5y माइनस 5y, और ये माइनस का 5 होगा? नहीं नहीं नहीं, प्लस का 9 है ना, तो प्लस का 5 होगा। ठीक है, तो ये प्लस का 5 होगा। अब यहाँ से y की वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे? y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये उधर जाएगा तो 5/5, ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस कैंसिल, और 5 बन जाए 5 कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। y की वैल्यू अगर 1 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू 1 सॉल्व होकर आ गई, तो इस y की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पे जहाँ से हमने वैल्यू को एलिमिनेट मतलब निकाला था, सब्स्टिट्यूट किया था, y की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करेंगे। अगर y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, और 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई 2। देखिए कितना सिंपल मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप देख सकते हो, बस हो गया, कंप्लीट हो गया। x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, यानी x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, तो इस तरह से x और y की वैल्यू हम निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। ये वैल्यूज जो निकाली है हमने, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये सही है कि नहीं सही है, इसको चेक करने के लिए इन इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करते हो। जैसे इस इक्वेशन नंबर 1 में हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट करेंगे x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। ठीक है, 2 पुट कर दिया, प्लस y की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है, तो 1 पुट कर दिया, माइनस 3। अब देखिए कितना आएगा? 2 + 1 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, कितना गया? 0, और 0 के बराबर है। इसका मतलब ये इक्वेशन से सेट किया हमने, जो वेरीफाई किया तो 0 आ गया, इसका मतलब सही है x y की वैल्यू। क्या अभी कह देंगे सही है? बिल्कुल नहीं, दूसरी इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए चेक कर सकते हो। इसमें भी x और y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 3x की वैल्यू 2 आई है, तो 2 रख देंगे। यहाँ से देखो माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आई? 1 आई है, तो रख देंगे माइनस 4। ठीक है, ये भी 0 आ गया, तब हम कह देंगे भाई x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 सही है आंसर हमारा। ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 1 2 माइनस 4, तो यहाँ से देखो 6 और 4 2 6, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 के बराबर हो गया, और ये देखो 0 के बराबर है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1, ये हम बोलेंगे। ठीक, तो ये हमारा मेथड है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ये हम सिर्फ वेरिफिकेशंस के लिए हमने किया, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पता करने की जरूरत, जो हमने वैल्यू निकाली है x और y की सही है या नहीं सही है, इसलिए वेरिफिकेशंस के लिए हमने ये किया है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पता करने के लिए कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो ठीक है या सही है कि नहीं सही है, ये पता करने के लिए। लेकिन हमने ये लिख दिया था, एक आपने देखा होगा कि x इक्वल्स टू x की वैल्यू लिख लो, या फिर हमने कहा था y की वैल्यू लिख लो। अगर आपने x को y के फॉर्म में लिखा है, अगर आपने x को y के फॉर्म में लिखा है, तो आप देख रहे होंगे कि जब हमने x को y के फॉर्म में लिख दिया है तो यहाँ पे हम x रिप्लेस हो गया, तो y की वैल्यू क्या हुई? पहले निकल आई। देखो y की वैल्यू पहले निकल आई, और x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू इसमें रखनी पड़ी, तो x की वैल्यू निकल आई, तो x की वैल्यू बाद में निकली। ठीक है, अगर आप y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स रख देते, अगर y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स अगर आप रख देते इस इक्वेशन में, y की जगह 3 माइनस एक्स रख देते, तो x की वैल्यू पहले आ जाती और y की वैल्यू पहले बाद में आती है। ठीक है,
तो बाद में आए पहले आए, लेकिन वैल्यू आती तो इतनी ही आती, तो उसमें कोई नहीं है। आप x इज टू 3 माइनस वाई रख सकते हैं, y इज टू 3 माइनस एक्स, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, जो मर्जी करे आप वो रख सकते हो उसमें, ठीक है। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही करना पड़ेगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका एक, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर एक मेथड सीख लिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर दी गई हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करके हम इन सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम अगला तरीका सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। हमने कहा था कि एक सवाल लेंगे, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे और एक एक एग्जांपल जो है तीनों मेथड के सीख लेंगे, क्योंकि सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं एनसीईआरटी में, तो सवाल तो हम वहाँ पर लगाएंगे। अगर ये बात समझ में एक बार हो सकता है कि आपके समझ में ना आई हो, एक दो बार और देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो सवाल हमारे पास बहुत है, सवाल कई सारे यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर मेथड सीखने आए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे वैल्यू निकालते हैं। अब हम यहाँ सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई का वैल्यू। इक्वेशन यही रहेगा, इक्वेशन में हम चेंज नहीं करेंगे, और आप देखना कि इक्वेशन यही रहेगा, एलिमिनेशन मेथड का हम यूज करेंगे, और x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 कैसे निकालते हैं एलिमिनेशन मेथड, वो बिल्कुल ही अलग होगा इस कॉन्सेप्ट से। ये जो तरीका हमने फॉलो किया है कि एक इक्वेशन लिया है, x का वैल्यू y के फॉर्म में लिख लिया, फिर y का वैल्यू उठा के दूसरे x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर सॉल्व करके निकाला, इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो एलिमिनेशन है। वहाँ कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट मतलब हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा वहां पर। तो हम चलते हैं एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं। एलिमिनेशन मेथड से वही बिल्कुल इक्वेशन हमने लिखी है और वही इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे सॉल्व करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल्स में हो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कैसे करोगे। एलिमिनेशन मेथड अपने आप में बता रहा है कि किसी ना किसी चीज़ को एलिमिनेट करना होगा। मतलब एलिमिनेट किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ पर जो वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। वेरिएबल्स जो यहाँ पर दे रखे हैं इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप हो सकता है कि आपको जो आसान पड़े, x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, y को भी एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो, ठीक। अब एलिमिनेट किया कैसे जाए, तो अब देखिए यहाँ से एलिमिनेट 2 इक्वेशन हमारे पास है, कैसे एलिमिनेशन करते हैं। आप एक चीज़ देखो कि फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम यहाँ से लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से क्या करो। इक्वेशन नंबर 1 हमने देखी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 2y माइनस 3 टू 6 इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई चेंजेस है, कोई चेंज नहीं भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई किया उधर भी मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इधर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। 2 कॉमन ले लोगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन एक फायदा हुआ, इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को उठा के हम ऐड कर देंगे तो देखो -2 और +2 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और -2y प्लस 2y अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। y वेरिएबल खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी, और ऐड इक्वेशन नंबर इसको और इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ऐड करना तो हमें अच्छा से आता ही, ठीक है। अगर किसी को ऐड करना भी दोनों इक्वेशंस को नहीं आता है तो ऐसे आप कर सकते हो, देखो 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें ये वाली इक्वेशन ऐड करनी है हमें, ठीक है। 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशंस को ऐड करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐड होंगे, ठीक है। तो देखो 3 + 2 कितना हो गया, 5x हो गया, 3 2 5x 5x हो गया। ऐड करने का मतलब है कि यहाँ प्लस साइन लगा के ऐसे भी ऐड कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, प्लस का 2y माइनस का 2y जब ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। और 6 4 10 तो माइनस का 10, और इधर ऐड करोगे तो 0 + 0 0। तो अब यहाँ से देखो आपको क्या मिला,
5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मिला आपको, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, तो 10/5, ठीक है, 5 2 जा 10, इसका वैल्यू x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। x का वैल्यू आपको 2 मिल गया। अगर x का वैल्यू 2 मिल गया है तो इन दोनों इक्वेशन में कहीं पर भी x का वैल्यू आप रख दो, y का वैल्यू निकाल दो। सरल कहाँ पर है, सरल कहाँ पर है, तो सरल इस इक्वेशन में है। x का वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो रखते हैं x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू अगर हम 2 रख दें, x का वैल्यू 2 रख दें यहाँ पर, तो देखो 2 प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आप देख सकते हो कि x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू इस इक्वेशन में 2 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। पिछली बार भी तो यही चीज़ आया था, पिछली बार तो यही चीज़ आया था। आप अपना जहाँ पर नोट्स बना रहे हो आप वहाँ से देख सकते हो कि x का वैल्यू 2 आया था, y का वैल्यू 1 सॉल्व हो गया था, पिछली बार भी यही सॉल्व हो गया था। तो सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x y का वैल्यू तो वही आना है, मेथड अपना तरीका जो है बदल गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एलिमिनेट करना है और एलिमिनेट हमने किसको किया, y को ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब आप सवाल, आपके मन में बहुत सारे सवाल हो रहे होंगे, सवाल क्या उठ रहे होंगे अब हम बताते हैं। सवाल ये उठ रहा होगा कि हम किसे एलिमिनेट करें, x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें। तो देखिए जो सरल हो उससे एलिमिनेट करो, जो सरल हो। हमें क्या सरल पड़ा कि हमने इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, उठा के इसमें ऐड कर दें, तो y एलिमिनेट करना हमारे लिए बहुत सरल था, क्योंकि y को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करेंगे तो y अपने आप कट जाएगा, ऐड ही करने में अपने आप कट गया, y अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसमें हमें y सरल लगा। जो भी सरल आपको दिखे, ठीक है, उसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब कोई यहाँ पर यह भी कह सकता है कि अगर इस कंडीशन में आपने y एलिमिनेट कर दिया, ये सॉल्यूशन मिल गया। अगर मैं x एलिमिनेट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें x को एलिमिनेट करना तो आप x भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन आ गया और हमने y को एलिमिनेट किया है। अब हम x को एलिमिनेट करके दिखाते हैं। बस आपको ये सिर्फ देखना है कि x को एलिमिनेट किया जा सकता है और x को एलिमिनेट करके वही आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो x को भी एलिमिनेट करते हैं, कैसे देखिए। x को कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। और ये सॉल्यूशन हमारे पास लिखा ही हुआ है, तो हम सॉल्यूशन देखेंगे क्या यही आता है कि नहीं आता है। तो y एलिमिनेट कर चुके हैं, x को करते हैं। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम करेंगे क्या, इक्वेशन 1 आप देख रहे हो, ठीक है, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई इधर करते हैं और इधर भी करते हैं तो क्या आता है, आप देखो 3x प्लस 3y 3 3 या 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 जो 3 से मल्टीप्लाई की गई है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हो गया कि इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y माइनस 4, इक्वेशन नंबर 2 है 0, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है 3x प्लस 3y माइनस 9, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से सब, ठीक है, अलग अलग सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो 3x यहाँ पर है, पॉजिटिव का है, 3x यहाँ पर है, पॉजिटिव का है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, माइनस का 2y और सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 3y हो जाएगा सब्ट्रैक्शन पर। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए माइनस का हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा, माइनस में ही ऐड हो जाएगा। तो 3 2 5y, तो माइनस का 5y, माइनस का 5 है, और इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, 9 जो है प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 9 और 9 में से 4 गए 5, तो प्लस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से y का वैल्यू, अब देखो x का वैल्यू पहले नहीं आएगा क्योंकि x आपने एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट, x की कहानी खत्म हो गई यहाँ से, तो y निकलेगा। y की कहानी खत्म कर देते तो x निकलता। वही चीज़ है कि पिछली बार हमने x को y के फॉर्म में लिख लिया तो सीधे y की वैल्यू आ गई, y को x के फॉर्म में लिख लिया
तो x की वैल्यू आ गई जिस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको याद होगा अभी हमने सीखा था, वही यहाँ पर है कि x को एलिमिनेट कर दिया, x को खत्म कर दिया तो y आ जाएगा, y की वैल्यू पहले निकलेगी, और y को खत्म कर दिया तो x की वैल्यू पहले निकलेगी। तो यहाँ से हम इक्वेशंस क्या लिखते हैं। अच्छा, कुछ लोग सब्ट्रैक्ट समझ नहीं पा रहे होंगे ये कैसे सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो हम उनको ये बता दें कि आप एक काम एक करो कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी थी, तो आप ऐसा करो कि इक्वेशन नंबर 2 लिख लो इस तरह से, 3x माइनस 2y माइनस 4 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक, माइनस 4 इक्वेशन नंबर 2 है। ये ऐसे समझने का तरीका है, और इससे ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी थी भाई, इससे ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी थी, तो हमने कहा सब्ट्रैक्ट करना है कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, तो इधर लिख लो 3x, ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी थी, 3x प्लस 3y माइनस 9, ठीक है। और 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा ही, ठीक है, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। अरे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 माइनस 0, ठीक। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करो, इसे सब्ट्रैक्ट करो तो देखो 3x माइनस 2y माइनस 4 माइनस 3x माइनस 3y और प्लस 9, ठीक है। ये 0 माइनस 0 0 आ गया। अब देखो 3x माइनस का, 3x प्लस का और 3x माइनस का, ये देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं कैंसिल हो रहा है, तो वही चीज़ तो हमने 3x कैंसिल होगा, माइनस सब्ट्रैक्ट का साइन आ गया था, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, माइनस का 3y और माइनस का 5y, तो माइनस का कितना, माइनस का 2y, माइनस का 3y माइनस का 2y, तो माइनस का 5y आ गया, तो वही चीज़ तो है, माइनस का 3y और माइनस का 5y, अभी तो यहाँ माइनस हमने लिख दिया था, तो माइनस का 5y ये देखो आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक और तरीका है, प्लस का 9, एक और बच गया, मतलब प्लस का 9 और प्लस का 9 में से माइनस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 बराबर, तो ये देखो प्लस का 5 ही तो बचा भाई, जब माइनस करोगे तो ये प्लस 9 अपने आप हो जाएगा, जब हम माइनस साइन ले जाएंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9 आ जाएगा। वही चीज़ है कि हमने जब माइनस कैसा इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो देखो प्लस का साइन आ गया। अगर यहाँ प्लस का है सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस का सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9 में से 4 गए, 5 बच गया। अच्छा, ये समझ में नहीं आया तो ये तो पक्का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी, तो ये चीज़ यही वही चीज़ तो यहाँ पर आ रही है, जो चीज़ वहाँ पर आई सब्ट्रैक्ट होगी वही चीज़ तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप देखो, माइनस का 5y प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 5, तो y की वैल्यू कितनी आई, -5 अपॉन -5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर y की वैल्यू 1 आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गई है तो किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कहते हैं, तो x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया, तो x का वैल्यू 2 आया। अच्छा, पिछली बार सॉल्व किया था तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 आया था, तो वही चीज़ तो है, चाहे आप x एलिमिनेट करो चाहे आप y एलिमिनेट करो, कोई भी सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, सॉल्यूशन जो है वही आएगा निकल के, ठीक है। तो आप कुछ भी यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन से। एलिमिनेशन मेथड में आप x एलिमिनेट चाहे कर लें चाहे y एलिमिनेट कर लें, लेकिन बेसिकली ये बात हमें समझनी होती है कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करने से फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, कौन जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, कैलकुलेशन किस में जल्दी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में कैलकुलेशन तो हमें ही करनी होगी ना, तो कहाँ सरल कैलकुलेशन है उसी को एलिमिनेट करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सरल है यहाँ पे कठिन है, जब आप खूब सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीज़ पता चलेगी क्या हमें एलिमिनेट करना चाहिए यहाँ पर। और सवालों की प्रैक्टिस हम NCERT की बुक से करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ मैथड सीख रहे हैं, तो अगला हम सीखते हैं, और अगला है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड, ठीक है। तो अब हम सीखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। थोड़ा सा टफ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखना, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, क्योंकि दोनों मेथड तो बहुत सरल थे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड बहुत सरल थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखने के लिए जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से हम शुरुआत करेंगे, और फिर उसके बाद जो है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से शुरुआत करेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया जाता है। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन हम लेंगे वही जो अभी तक लेते आ रहे हैं, इक्वेशन लेंगे वही सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक जनरल मेथड सीख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको ये इक्वेशंस दी जाएंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, a1x कोई भी इक्वेशन दी जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे निकालोगे, हर एक इक्वेशन के लिए एक जनरल मेथड हम निकाले दे रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए आप उसमें वैल्यू रखो आंसर आ जाए, ठीक।
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, ठीक है। तो ये एक जनरल इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है जो हमने इससे पहले के एक दो एग्जाम्पल में हमने ली है ना, जिसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा अभी। तो वो भी इक्वेशंस को ए और बी और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू रखनी है, ये इक्वेशन वो वाली भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन हमने ले ली, दो जनरल इक्वेशन ले ली। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का स्टेप नंबर 1 क्या है, कैसे हम लगाएंगे इसको। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये क्या चीज़ है, ये a1 b1 a2 b2 क्या है बताइए। a1 b1 a2 b2 क्या है। लेक्चर नंबर 1 याद करो, उसमें हमने ये बताया था कि a1 क्या है, a1 है x का कोफिशिएंट, b1 है y का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 2 में a2 है x का कोफिशिएंट और b2 है y का कोफिशिएंट, यानी a1 b1 a2 b2 क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट है x और y के, ठीक है। अच्छा c1 c2 क्या है, c1 c2 कांस्टेंट टर्म है, c1 c2 कांस्टेंट है, ये हमने सीखा था, ठीक है। और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। हर एक टर्म्स को क्या बोला जाता है, हर एक चीज़ को, ये जो प्लस के बाद इसको क्या बोलते हैं, टर्म्स इसे बोलते हैं टर्म्स। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ये सारी बातें हमने सीखी, ठीक, डिटेल में सीखी हुई हैं। चलिए, तो स्टेप नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है a1 और दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है a2, इसका एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। कॉलम में देखो एक कॉलम लिखते हैं, कॉलम ऐसे लिखेंगे और उस कॉलम में ऐसे लिख लेते हैं इनके कोफिशिएंट को, a1 a2 ऐसे एक कॉलम हो गया। x के कोफिशिएंट का कॉलम ये देखिए। अच्छा, y के कोफिशिएंट का कॉलम क्या होगा, b1 b2 हो जाएगा, ये y के कोफिशिएंट का कॉलम है। और कांस्टेंट टर्म का कॉलम क्या होगा, c1 c2, ये कांस्टेंट टर्म का कॉलम हो जाएगा, ठीक। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ये कांस्टेंट टर्म का कॉलम हो गया, ये b1 y के कोफिशिएंट का कॉलम हो गया, और ये x के कोफिशिएंट का कॉलम हो गया। ये x के कोफिशिएंट का कॉलम है, ये y के कोफिशिएंट का कॉलम है, और ये कांस्टेंट टर्म का कॉलम है, ठीक है। जो टर्म इस तरह से आप लिखोगे, यहाँ पर जो भी टर्म होगा ये कॉलम है, ठीक है। और ये y के कोफिशिएंट का कॉलम, ये x के कोफिशिएंट का कॉलम, ठीक। पहला स्टेप नंबर 1 समझ में आया, चलिए ठीक है। अब हम स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 में x के नीचे लाइन खींचेंगे इक्वल टू y के नीचे लाइन खींच देंगे ऐसे, और इक्वल्स टू 1 के नीचे लाइन खींच देंगे ऐसे। देखिए बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए x के नीचे हम क्या लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा x के नीचे क्या चीज, कौन सी बात लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। x का कोफिशिएंट का जो कॉलम बना हुआ है, x के नीचे वो कॉलम छोड़ के बाकी दोनों लिख लेंगे। x के नीचे क्या लिखेंगे, x का जो कोफिशिएंट वाला कॉलम है, इस कॉलम को छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों कॉलम को इसके नीचे लिखेंगे। तो दोनों कॉलम कैसे लिखते हैं, देखो b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, देखो ऐसे लिखा जाएगा, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, बिल्कुल कॉलम जैसा हमने लिखा है ऐसा ही आपको लिखना है, ठीक। y के नीचे क्या लिखा जाएगा, तो y के कोफिशिएंट का कॉलम छोड़ देंगे, y के कोफिशिएंट का कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो ये बच गया दोनों ये हम लिख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसे लिखना है, ऐसे मतलब y का कॉलम अगर छोड़ दिया तो पहले अब ये यहाँ पर ये c1 अपॉन c2, और फिर इसके बाद कौन आएगा, फिर ये आएगा इसके बाद, क्योंकि इसके बाद आगे तो कोई है नहीं, तो इसके बाद चलेंगे। ऐसा नहीं कि इसके उल्टा चलने लगे, नहीं, चलना हमें ऐसे ही है, ये इसके बाद इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे, ऐसे चलना है। तो ये वाला अगर हम कॉलम लिख लिए तो इसके बाद कौन आएगा, ये आएगा, तो a1 अपॉन a2, ठीक। अच्छा, कांस्टेंट टर्म के नीचे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म वाला कॉलम छोड़ देंगे और बाकी बचा कॉलम लिखेंगे। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद तो ये वाला आएगा ना, तो यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2, और यहाँ पर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आएगा। समझ में आया कैसे हम लिखेंगे, ये बात हमें अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख नहीं पाएंगे कैसे लिखना है। अच्छा, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो
सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट x के नीचे लिखने वाले हैं, तो x के कोफिशिएंट का कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जितना बच गया वो लिखना है। तो देखो ये यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अगला कॉलम है, जैसे y का समझ में नहीं आ रहा तो यही चीज़ें है यहाँ पर लिखनी होगी, यही चीज़ आपको लिखनी होगी। देखो C1/C2 यहाँ पर C1/C2 है, यहाँ A1/A2 है, देखो यहाँ पर A1/A2 है, यहाँ पर देखना पड़ता है। और लास्ट में जो ये B1/B2 था वही देखो लास्ट में B1/B2। ठीक, तो कोई दिक्कत कोई चीज़ नहीं, बस x वाला लिखना आना चाहिए भाई। कि जिस किसी ने x के नीचे वाला कोफिशिएंट लिख लिया नीचे कि x का कोफिशिएंट, x के नीचे क्या लिखेंगे, x का कोफिशिएंट वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जितना बचा है वो यहाँ पे लिख लिया तो वो तो बाकी लिख ही लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें लिखना होगा। x के नीचे x का कोफिशिएंट का कॉलम छोड़ देंगे, y के नीचे y के कोफिशिएंट का कॉलम नहीं लिखेंगे, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट का कॉलम नहीं लिखेंगे, बाकी जो बच गया वो उसका कॉलम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से देखो, इस वाले नंबर को, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, एरो लगा दिए हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, x के नीचे हम लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c2, और फिर इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, c1 b2। ठीक, ये अगला स्टेप है, ये अगला स्टेप है, ये अगला स्टेप है, ये भी अगला स्टेप। ठीक है, तो देखो b1 को मल्टीप्लाई करेंगे c2 से तो b1 c2, और c1 को मल्टीप्लाई करेंगे b2 तो c1 b2। ठीक, इक्वल टू अगला स्टेप क्या होगा, y के नीचे क्या लिखेंगे, y के नीचे हम यहाँ लिखने वाले हैं c1 c2, यहाँ लिख लेते हैं, a2 यहाँ लिख लेते हैं, A2 यहाँ लिखेंगे और B2 ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देना है, स्पेस नहीं है। ठीक है, अच्छा हम इस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वाले नंबर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। तो C1 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 A2, सब्ट्रैक्ट करेंगे A1 C2। ठीक, अगला स्टेप, अगला देखो 1/, अच्छा इस A1 को मल्टीप्लाई करेंगे B2 से, तो यहाँ से देखो A1 B2, और जो आया निकल के उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, B1 को A2 से मल्टीप्लाई, तो B1 A2 आ गया। तो ये हमारा फाइनल जो है बन के आया, ये हमारा क्या फाइनल बन के आया। अच्छा, आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो सब आपस में इक्वल है ही, x की वैल्यू निकालने के लिए देखो x की वैल्यू क्या होगी, हम इनको इस एक बार क्या करेंगे, x वाले टर्म को इस वाले टर्म को इसके बराबर रखेंगे। ठीक, तो x का वैल्यू आएगा, एक बार y वाली टर्म्स को इसके बराबर रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा। देखिए कैसे, इसको एक बार इसके बराबर रखते हैं, इसको क्योंकि आपस में सब बराबर हैं तो इसको इसके बराबर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, आपस में बराबर हैं तो इसको इसके बराबर रख सकते हैं, तो इस वाले टर्म्स को हम इसके बराबर रखते हैं। ठीक है, x/b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू 1/, इस वाले टर्म के बराबर रखना है हमें, A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक, B1 A2, तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से x का वैल्यू यहाँ से आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये उधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा B1 C2 माइनस C1 B2 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस B1 A2। देखो x का वैल्यू आ गया, यही होगा x का वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है x का। ठीक है, अच्छा y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू के लिए y का वैल्यू यानी ये वाला लिखेंगे, ये वाला टर्म्स C1 A2 माइनस A1 C2, और ये बराबर का होगा, इसके बराबर होगा 1/A1 B2 माइनस B1 A2। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो y की वैल्यू आएगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो उधर तो y की वैल्यू आ जाएगी C1 A2 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस B1 A2। तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया और ये हमारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। हो सकता है किसी को समझ में ना आ रहा हो
क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने बताया कि कैलकुलेटिव होगा थोड़ा सा। तो ये है रही वैल्यू हमारी x की और ये रही वैल्यू हमारी y की, ठीक है। जब कभी भी आपको इस तरह का इक्वेशन दिया जाए, जब कभी भी आपको इस तरह का इक्वेशन दिया जाए a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आपको x इक्वल्स टू b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2 याद है, तो आप x की वैल्यू तो राइट लिख दो, यहीं से निकालोगे खटाखट वैल्यू और रख दोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू निकाल दोगे। y की वैल्यू निकालना हो तो c1 a2 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2 रख दोगे वैल्यू, y की वैल्यू। लेकिन क्या इतना सरल है क्या ये x और y की वैल्यू याद करना, ये इतना बड़ा टर्म याद करना क्या बहुत सरल है क्या? नहीं नहीं, इतना सरल नहीं। तो फिर ये मेथड क्यों बताया गया, ये मेथड इतना बड़ा क्यों मेथड बताया गया कि x y की वैल्यू? ये मेथड इसलिए बताया गया है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है वो यही मेथड है, इसी से यही मेथड को फॉलो करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसी मेथड को आप फॉलो करेंगे, इसी मेथड को फॉलो करते जाएंगे और x का वैल्यू और y का वैल्यू ऐसे ही निकलेगा। अगर डायरेक्ट आपने ये वैल्यू, ये x इक्वल टू इतना ये रट के गए अगर आप और डायरेक्ट आपने लिख दिया ये वैल्यू और वो उसमें वैल्यू सेटिस्फाई करा दिया, आपका सवाल गलत हो जाएगा, वहां पर सवाल आपका नहीं मानेगा। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आपको वैल्यू याद है और आपको मल्टीपल चॉइस का आंसर देना है तो फिर डायरेक्ट ये आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर फिर लोग अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लोग आओगे, इतना लेंदी मेथड है, इतना बड़ा मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कठिन, लेकिन वो बहुत सरल मेथड है। सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, काफ़ी सरल मेथड है और ज़्यादातर आगे चल के यही यूज़ होते हैं, ठीक है, वैल्यू को निकालने के लिए। लेकिन हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, कुछ जो ये इक्वेशंस होती हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक इक्वेशन हैं जहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते ही आंसर खट से निकल आता है। कुछ ऐसी स्पेसिफिक इक्वेशन हैं जहां पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड फेल हो जाता है, काम नहीं करता है, वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होता है और डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक। तो ये एक तरीका है, यही प्रोसीजर हम सवालों में सॉल्व करेंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल में यही प्रोसीजर सॉल्व करेंगे। तो अगर ये प्रोसीजर समझ में नहीं आया है तो फिर कैसे हम आगे सवाल बढ़ेंगे? तो इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, यही मेथड फॉलो करके। तो अब हम प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो दो इक्वेशन हैं और इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को तो आप जानते ही होंगे। अरे भाई, इससे पहले कि जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी मेथड सीखे हैं, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को तो सॉल्व किए हैं और एक्स वाई का वैल्यू भी रट गया होगा आप तो, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इस जो है ये जो इक्वेशंस दे रखे हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। कैसे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से? तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई और कांस्टेंट के कोफिशिएंट का जो है एक कॉलम लिखते हैं। तो एक्स के कोफिशिएंट का कॉलम क्या हो जाएगा, ऊपर 1 है और नीचे 3 है, तो ये कॉलम बन गया 1/3। अच्छा, y के कोफिशिएंट का कॉलम कितना है, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -2 है, तो y का कोफिशिएंट का कॉलम, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -3 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -4 है, तो कांस्टेंट टर्म का कॉलम यहाँ पर बन के आ गया, तीनों का कॉलम बन के आ गया, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म का कॉलम है, याद रखना। ऐसे हम बनाते हैं कि ये x के कोफिशिएंट का कॉलम है, ये y के कोफिशिएंट का कॉलम है और ये कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म का कॉलम बनाया गया है, ठीक। तो हमने क्या सीखा था, वही मेथड डायरेक्ट लगाएंगे, वही प्रोसीजर करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर x लिखेंगे, कुछ नीचे लिखना होगा, इक्वल्स टू y लिखेंगे, कुछ नीचे लिखना होगा और 1 लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक। अच्छा, x के नीचे क्या नहीं लिखना है, x के कोफिशिएंट का कॉलम, यानी ये कॉलम नहीं लिखेंगे, तो बाकी ये 2 कॉलम बच गए, इनको लिखना है। तो 1 -2 और -3 -4, भाई यही 2 कॉलम बच गए ना, एक कॉलम तो लिखना नहीं। x के कोफिशिएंट, x के नीचे x के कोफिशिएंट का कॉलम नहीं लिखते हैं, y के नीचे y के कोफिशिएंट का कॉलम नहीं लिखते हैं, ये 2 बच गए। लेकिन हमें जाना ऐसे होता है, लिखना ऐसे होता है, तो पहले ये लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये नहीं लिखना है, इसको काट दे तो ये वाला लिख दे यहाँ पर, नहीं, क्योंकि इससे मैच करना चाहिए, यहाँ पर जो लिखा जाएगा इससे मैच होना चाहिए, तो लिखेंगे ये वाला, ठीक है। तो -3 -4 और फिर क्या है, इसके बाद आएंगे यहाँ पर लिखेंगे, उल्टा नहीं चलेंगे, चलेंगे ऐसे ही, ठीक है, 1 3, ठीक है। यहाँ पर 1 3 पहले ही हो जाता है और बाकी क्या लिखेंगे, तो ये कांस्टेंट है, ये वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, इसके बाद 1
-2, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ होगी, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ होगी, जो यहाँ पर है लास्ट में भी वही चीज़ यहाँ पर होगी। ठीक, ये चीज़ आपको मैच करना होगा, तब जाके सवाल सही आएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या है, ये हो गया। दूसरा स्टेप है x के नीचे हम लिखेंगे इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस वाले नंबर को, यहाँ पे जो नंबर है इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, -2 से, तो ये आएगा। ठीक, ये आ जाएगा टर्म हमारा। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। ठीक, इस तरह से चलिए y के नीचे लिखते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई करना था, ऐसा नहीं लिखेंगे, उल्टा नहीं। भाई y के नीचे हम लिखेंगे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो -3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, अगला चलते हैं, हम 1 के नीचे लिखते हैं, तो 1 के नीचे क्या, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ कैसे, -2 से, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो मिलेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक, तो अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, x अपॉन, ये सॉल्व करते हैं, कितना आएगा -4। भाई -4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो -4 बन जाए -4, तो -4, और ये कितना आया 3 दूना 6, माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस का 6 आ जाएगा। अरे भाई ये 3 दूना 6, माइनस प्लस पहले हो गया और माइनस का साइन पहले से था, तो 3 दूना 6, अब 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, तो माइनस का 10 लिख दें। अरे भाई इसको रब कर दे, माइनस का 10 लिख दे डायरेक्ट, ये माइनस का 10 लिखा हुआ है यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, हम रब कर रहे हैं, माइनस का 10 डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं y अपॉन, आइए y अपॉन लिखते हैं, 3 3 जा 9, माइनस का 9, ठीक है, और 4 1 जा 4, तो देखो माइनस का साइन तो पहले से है, और -4 के अनुसार माइनस का 4, और माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। भाई माइनस का साइन पहले से है यहाँ पर, तो माइनस का साइन तो लगाएंगे, लेकिन -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो -4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ गया, माइनस का 5, अरे भाई माइनस का 9 ज़्यादा है, तो माइनस का 5 आएगा, तो यहाँ पर हम रब करके माइनस का 5 लिखते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ देखो 1 अपॉन 1 अपॉन, और ये क्या हुआ -2 बन जा -2, और 3 बन जा 3, तो -3, माइनस साइन बीच में लगा हुआ, तो 3 2 5 हो गया, -5 यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये कैलकुलेशन आपको करनी थी, कैलकुलेशन करने के बाद यार, तो एक बार क्या करेंगे, x अपॉन जो रखा है इसको इसके बराबर रखेंगे, एक बार y को इसके बराबर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम रखते हैं x अपॉन -10, एक बार रखते हैं x अपॉन -10, और ये बराबर होगा इसके 1 अपॉन -5 के, तो 1 अपॉन -5 के बराबर होगा। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, -10, उधर ले जाएंगे -10 अपॉन -5, कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एक बार y को इसके बराबर रख दो वैल्यू निकालने के लिए, तो एक बार y को बराबर रख दिया, तो y अपॉन कितना है, y अपॉन -5, y अपॉन -5 इज इक्वल टू, ये है 1 अपॉन -5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -5 अपॉन -5, तो -5 कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। और जितने भी मेथड हमने इससे पहले सीखे, जैसे सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, x और y की वैल्यू क्या आ रही थी, यही तो आ रही थी, x की वैल्यू 2 आ रही थी, y की वैल्यू 1 आ गई। तो देखो इस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी वही हमारा आंसर आया। कहने का मतलब कि मेथड कोई भी लगा लो आप, मेथड कोई भी लगा लो, आंसर वही आना है, तरीका कोई भी लगा लो, शॉर्टकट कुछ भी लगा लो, आंसर यही आएगा। आंसर में अगर आपने, और इसका चेक करने का क्या तरीका है कि सही है कि नहीं सही है आंसर, तो आप ना x और y की वैल्यू उठाओ और इन दोनों इक्वेशन में रखो। अगर इन दोनों इक्वेशन 0 हो जा रही हैं x y वैल्यू रखने पर, तभी आंसर सही होगा, वरना सही नहीं होगा। ठीक है, तो मेथड कोई भी लगा लो, सवाल दिया जाएगा और पर्टिकुलर मेथड को
जो है पॉइंट आउट करके वो आपसे बोलेंगे कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के द्वारा जब इस सवाल को लगाएं या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इस सवाल को सॉल्व करें, तब आपको वो मेथड लगाने होगा। इसलिए हमें तीनों के तीनों मेथड अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पर तो हमने एक एक एग्जाम्पल से सीखा, तरीका सीखा कि कैसे हम सवाल लगाते हैं डिफरेंट मेथड को यूज़ करके। जब एनसीईआरटी के सवाल लगा रहे होंगे जिसमें हम एक एक क्वेश्चंस एक्सरसाइज का बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो वहाँ कई सारे सवाल इस तरह के लगाएंगे, तो वहाँ पर हमें प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी और अच्छे से मेथड हम सीख लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स इसी तरह से पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में एक एक बात एक एक चीज़ सीखनी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।